हे गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने अक्टूबर 2020 के मैगजीन से कवर किए हैं विजन के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के बारे में। इंडिया की जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन है दैट हैज़ बिन डिक्लाइन इन 2019 एज पर द रिपोर्ट ग्रीन पीस इंडिया। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉल्यूशन रिपोर्ट है दैट इज़ रिलीज बाई ग्रीन पीस इंडिया प्लस CREA है क्या, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो आप जानते हैं कि इसने क्या क्या फाइंडिंग्स की है। तो फाइंडिंग्स इसकी आई है कि अप्रॉक्सीमेटली 6% डिक्लाइन हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन इन 2019 एज कम्पेयर टू 2018 में। इंडिया अभी भी लेकिन टॉप एमिटर पोजीशन पे है। तो आप जब लास्ट ईयर के जब रिपोर्ट देखेंगे तब से इंडिया अपनी पोजीशन मेंटेन किया हुआ है। इंडिया फॉलोड बाय रशिया फॉलोड बाय चाइना, मीन्स इंडिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट एमिटर, रशिया सेकेंड लार्जेस्ट एंड चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एमिटर इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट रीजन है जो कि थर्मल पावर प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल सिंगरौली, नवेली, तालचर, ये सब जो पावर प्लांट्स है उसमें टेक्नोलॉजी की कमी है इंडिया के पास। उसमें से जो चिमनी है, उसमें से जो धुआं निकलता है, उसमें हमारे पास फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मैकेनिज्म नहीं है जिसे FDG बोलते हैं, जिसका काम ये रहता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम करती है, उसे रोकती है। तो इंडिया जो है वो 21% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक SO2 एमिट करता है और ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट में मिला है। और नासा ने भी इस रिपोर्ट को कंफर्म किया और बोला है कि इंडिया हैज़ मोर देन 15% ऑफ ऑल एंथ्रोपोजेनिक SO2 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। ये नासा ने अपनी ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट से कंफर्म किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया ने कैसे 6% डिक्लाइन किया है और किस टाइप से। देखो, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो मैकेनिज्म है वो इंडिया की चिमनीज में नहीं होता and India continues to be at the top position in the list of biggest emitter। आप सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं कि ये किस टाइप की गैस है। दिस इज कलरलेस, बैड स्मेलिंग एंड टॉक्सिक गैस होती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज, जो भी डिजीज एंड प्रीमेच्योर डेथ है इसके वजह से बढ़ जाता है। एंड इट कॉजेज एसिड रेन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एसिड रेन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, आप जानते होंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद ओजोन से रिएक्ट करके हार्म करना चालू करती है, उससे पहले नहीं। तो इट इज़ अ नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये सिर्फ एक एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट से एमिट होता है या नेचुरल वेस्ट से एमिट होता है। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी नॉन कंप्लाइंट थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो पावर स्टेशन हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, उसे शट डाउन करें ताकि वो पॉल्यूशन की क्राइसिस को थोड़ा कम कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे भी एलोकेट किए हैं। तो ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है, लिमिट्स है, ये सब कौन सेट करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू सेटअप होता है। एंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड ईजिएस्ट वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज टू इंस्टॉल FGD। हमने बात की ना FGD के बारे में, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम हो जाएगा। टॉपिक देखते हैं UN बायोडाइवर्सिटी समिट के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है UN बायोडाइवर्सिटी समिट में। तो ये अपने आप की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, ठीक है, और इसे बुलाया गया था बाई UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस में। इट वॉज पार्टिसिपेटेड बाई हेड ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर लेवल, जो भी वो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। और इस समिट की थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से UN समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइज की गई बाई UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस। अब इस समिट के की टेक अवेज क्या हैं, क्या क्या इस समिट में डिसाइड हुआ। तो इस समिट में डिसाइड हुआ एक अर्जेंट नीड टू एक्सेलरेट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी। मीन्स अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है तो हमें नेचर को बचाना होगा एंड अर्जेंटली हमें एक्शन लेने होंगे। ये हार्मोनाइज करता है बाई 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये उस विजन के साथ हार्मोनाइज करता है दैट ह्यूमैनिटी फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस फेसिंग टुडे। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई इस समिट में।
तो इसमें बोला गया कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाएगा एट द 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2021। अब ये देख लो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम CBD बोलते हैं, दैट हैज़ बीन रेक्टिफाइड बाई 196 नेशन, और वो बात करता है कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, उसके सस्टेनेबल यूज़ के बारे में, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो ये आप याद रखना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसमें और क्या टारगेट्स के बारे में बात की गई। फेलियर इन अचीविंग द अर्जी टारगेट। नाउ अर्जी टारगेट है क्या। अर्जी टारगेट डिकेड अगो सेट किया गया था, और उसका टारगेट का एम था कि 2020 तक हमें कुछ टारगेट्स को अचीव करना है। फॉर से 20 टारगेट्स को अचीव करना है। इंडिया के नेशनल टारगेट्स को आप पढ़ लेना है। इसमें अर्जी टारगेट में थे 20 टारगेट्स अचीव करना है। इंडिया ने अपने खुद के लॉज बनाए, जिसमें इंडिया ने 12 टारगेट डिसाइड किए। तो जहाँ पे अर्जी के 20 टारगेट्स थे, वहाँ पे इंडिया के 12 टारगेट्स थे। तो इस समिट में ये बोला गया कि शायद कंट्रीज़ जो हैं वो फेल कर जाएं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इंडिया एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ परफॉर्मेंस देख लो। इंडिया की जो ट्री कवर है दैट इज़ 24.56%, मीन्स यू कैन से दैट ऑलमोस्ट 25% मीन्स 1/4 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया है। तो आप इसे एग्जैक्ट डेटा याद रखना, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, है ना। तो जैसे टाइगर्स है, हमने टाइगर्स को इम्प्रूव किया है ओवर द ईयर्स, सरकार ने जो किया है, वैसे ही उसी तरीके से प्रोजेक्ट लॉयन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन रीस्टार्ट करने की बात की जा रही है। लैंड को रीस्टोर किया है इंडिया ने बहुत ज़्यादा। एंड रिसेंटली जो समिट हुई थी, जो लैंड डिग्रेडेशन की समिट हुई थी, कन्वेंशन ऑन UNCCD जिसे बोलते हैं, उसमें इंडिया ने अपने जो टारगेट्स है उसको बढ़ा दिया। एंड इट एम्स टू रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड, और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की गई बाई 2030। नाउ अर्जी टारगेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 टारगेट्स हैं, और इंडिया ने उसके रेस्पेक्ट में 12 टारगेट्स अपने खुद के डिसाइड किए हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट अब आता है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एंड पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो ये इंडिया के बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2006 में इन दोनों चीज़ों के बारे में बात की गई है। नाउ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, कसरकोड एंड पादुबिद्री बीचेस जो है कर्नाटका में, उसे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। ये टैग दिया जाता है बाई FFE के थ्रू। तो FFE क्या है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। ब्लू फ्लैग दिया कब जाता है, तो ब्लू फ्लैग तब दिया जाता है जब कोई बीच है उसे दिया जाता है। वो तब दिया जाता है जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जब उसमें टूरिस्ट अराइवल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत अच्छा सैनिटेशन हाइजीन ये सब मेंटेन करके रखती है, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जिसका रहता है। तो और भी बीचेस हैं क्या जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। सो येस, देयर आर टोटल 8 बीचेस जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो वो बीच कौन कौन से हैं, घोघला, यहाँ पे आप देख सकते हो, घोघला बीच DU, शिवराजपुर बीच गुजरात, पादुबिद्री एंड कसरकोड जो रिसेंटली मिला है जिसे कर्नाटका में है, कप्पड़ बीच केरल, एडन बीच पुदुचेरी, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार। ये 8 बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो रिसेंटली अभी 2019 में, मीन्स लास्ट ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 13 बीच आइडेंटिफाई किया था फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। जहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था 13 बीच जिसमें सैनिटेशन, टूरिस्ट अराइवल ये सब को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, ताकि इन्हें आगे जाके एक बैच टाइप का होता है ये ब्लू फ्लैग, तो ये उन्हें मिल सके। तो ये रिसेंटली अभी 2 लोग को मिला है, मीन्स 2 बीच को मिला है, विच हैव ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसमें क्या क्या है ये देख लो। यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, डिसेबल फ्रेंडली इक्विपमेंट है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, बाथिंग फैसिलिटी है, डिसेबल फ्रेंडली एंड जनरल टॉयलेट्स हैं, सोलर पावर प्लांट है एंड सोलर लाइटनिंग है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में और क्या होता है, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर एंड सर्व एज अ इको लेवल की तरह ये सर्च करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह एनुअली अकॉर्ड की जाती है। बाई डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। तो ये 33 क्राइटेरिया जो है उसके बेसिस पे ये ब्लू फ्लैग
सर्टिफिकेट देती है। 4 मेजर हेड्स होते हैं इसमें। क्या क्या होते हैं? इन्वायरमेंट एजुकेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, सेफ्टी एंड सर्विसेज। तो ब्लू फ्लैग बीच क्या होता है? ये एक इको टूरिज्म मॉडल की तरह काम करता है बाकी बीच के लिए। आप देख सकते हो ब्लू फ्लैग बीच कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सारा फैसिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितना साफ़ सुथरा है ये जगह। तो इस टाइप के कुछ ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं इंडिया में।